की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संधि। संधि जो है यदि आप क्लास 6 से 12 तक के हैं तो आप लोगों को इसके बारे में जरूर पता होगा। और संधि को हम आज ऐसे समझेंगे कि कभी भी फिर ना भूले। ठीक है, आप 6 से 12 क्लास के हैं तो भी संधि जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यदि आप संस्कृत लिए तब तो आना ही आना है। यदि टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसमें संधि केवीएस सब में आता ही आता है। 30 नंबर का जो हमारा सब्जेक्ट होता है संस्कृत से रिलेटेड 30 नंबर का, उसमें टेट सीटेट केवीएस में तो 100 नंबर का आता है, लेकिन इसमें टेट सीटेट में तो भी संधि आपको जानना है। तो संधि को जो है यदि आप संधि जो है जीरो भी नहीं समझते हैं तो भी आप यदि मेरी वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए संधि को समझते हैं इजी ट्रिक में और सबसे सरलतम रूप में। और सरलतम रूप में से सीखने के लिए यदि आपको संस्कृत जो है हवा लगती है या कठिन लगती है तो आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़िए। तो चलिए जानते हैं संधि। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न बन के आता है कि संधि शब्द जो है इसका मतलब क्या है, संधि शब्द बना कैसे है। कोई भी हम टॉपिक जब पढ़ते हैं या उठाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि जो शब्द है किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो हमारा जो संधि शब्द है सम उपसर्ग धा धातु और टी प्रत्यय से मिलकर बना है। इससे मिलकर के बना है। सम उपसर्ग धा जो है क्या है, हमारी धातु है। संस्कृत में धातु का रूप ये होता है, जैसे वर्गमूल पढ़ते हैं ना हम लोग मैथ में, ऐसे करके वर्गमूल रहता है। ये मैथ में तो वर्गमूल का निशान है, लेकिन जब संस्कृत में ऐसे निशान लगा रहेगा किसी शब्द के ऊपर, चाहे ऐसे करके आप लोग देखे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाते होंगे कि ऐसे बना है तो क्या मतलब ऐसे जब बना है तो मैथ में तो वर्गमूल होता है इसका मतलब, लेकिन संस्कृत में इसका मतलब होता है क्रिया धातु। क्या होता है? क्रिया धातु या धातु, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में तो हम क्रिया धातु बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। ये जो सम है क्या है, उपसर्ग है, और टी क्या है, हमारा प्रत्यय है। तो जब भी संधि शब्द पूछा जाएगा कि संधि शब्द जो है हमारा कैसे बना है, तो सम उपसर्ग धा धातु और टी प्रत्यय से मिलकर बना है। ठीक, पहली बात ये क्लियर हो गई। अब दूसरा टॉपिक है हमारा कि संधि शब्द जो है इसमें कौन सा लिंग है। संधि शब्द में लिंग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? लिंग। अब जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि टी ई का मात्रा रहेगा तो वो शब्द किसमें चला जाएगा, स्त्रीलिंग में। जैसे गाती है, नाचती है, रहती है, या गीता सीता जो भी है, हम लोग मतलब ये अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि जिसपे जो है ई का मात्रा लगा रहेगा वो किसमें चला जाएगा, स्त्रीलिंग में चला जाएगा। तो ये भी बात सही है कहीं ना कहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये बात गलत है, ये भी बात सही है। लेकिन संधि शब्द में जब भी लिंग पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, पुल्लिंग बताएंगे। क्या बताएंगे? पुल्लिंग। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न, संधि से संबंधित दूसरा प्रश्न बनता है इस तरह से। ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगी जो आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे 6 लेवल पे हैं, 12 तक या टेट सीटेट केवीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप लोग मेरी वीडियो देखें तो आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर रहे। तो मतलब जितना भी संभावित प्रश्न बन सकता है वो भी मैं बताऊंगी, और जो बन के आता है वो भी मैं बताऊंगी। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए। और संस्कृत को सरलतम रूप से सीखना है तब तो आप मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाइए। तो संधि शब्द में लिंग जब भी पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, पुल्लिंग बताएंगे। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। अब आता है कि संधि शब्द में यदि आपको संधि शब्द का अर्थ पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अर्थ, तो संधि शब्द का जो अर्थ होगा क्या होगा, मिलना, और क्या होगा, जुड़ना, और क्या कह सकते हैं सरलतम रूप में मेल या योग। ठीक है, जो हम मैथ में 2 + 2 4 करते हैं वो भी क्या है, एक तरह से संधि का काम होता है। मतलब जुड़ के क्या बन गया, तीसरा शब्द बन गया, जुड़ा है, मिल गया है। तो इसी तरह जो संस्कृत में संधि है उसका शाब्दिक अर्थ यदि हम निकालेंगे तो क्या आएगा, मिलना, जुड़ना, मेल या योग। ये सारे शब्द आएंगे। ये सारे शब्द मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते होंगे, तो इन शब्दों से आप रिलेट करेंगे तो आपको संधि जल्दी समझ में आएगी। तो जब भी संधि का अर्थ पूछा जाएगा तो मिलना, जुड़ना, मेल या योग कर सकते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब अगली बात हमें क्या जानना है कि संधि शब्द जो है कहाँ होता है, संधि कहाँ होती है। तो संधि जो है होती तो है वर्णों में, लेकिन किसके, शब्दों के वर्णों में। ठीक है, तो क्या बताएंगे, वर्णों के बीच, वर्णों के बीच। यदि वर्ण आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब तो हमारी संधि होगी, और यदि वर्ण नहीं मिलते हैं तो हमारी संधि नहीं होगी। अब जैसे हमारा उदाहरण देख लीजिए, रमाधन ईशः। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया रमाधन ईशः। अब इस रमा में जो माँ में आ जुड़ा है वो क्या है, आ क्या है, वर्ण है। अब ईशा में जो ई है क्या है, वर्ण है। अब इस ये आ और ई दोनों मिले हैं तो क्या बन गया, हमारा ए बन गया है। तो ए भी क्या है, वर्ण ही है। तो यानी वर्णों के बीच होगी संधि। संधि किसके बीच होगी, वर्णों के बीच होगी, 2 वर्णों के बीच में। किसके, कितने वर्णों के बीच में, 2 वर्णों के बीच। एक में क्या होगा, पहला पद होगा, एक दूसरा पद होगा। ठीक, अब जान लेते, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि संधि कहाँ होती है, वर्णों के बीच होती है। और इसका अर्थ क्या है ये जानते हैं। संधि शब्द जो है किन शब्दों से मिलकर बनी है, सम धन धा धन की। और संधि शब्द का जो लिंग पूछा जाएगा तब हम क्या बताएंगे, पुल्लिंग। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं कि संधि यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो कुछ चीजें जो है इसकी जो बेसिक है उसको हमें जानना जरूरी है, तो वो भी जान लेते हैं। तो संधि शब्द में जब हम संधि करते हैं तो हमें उसमें चाहिए 2 पद। क्या चाहिए, 2 पद या 2 शब्द चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने अभी उदाहरण दिया रमाधन ईशः, इसमें जो रमा शब्द है ये क्या है, पूर्व पद है। क्या है, पूर्व पद। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, पहला पद भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, प्रथम पद भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ईशा शब्द है इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, उत्तर पद। क्या बोलते हैं, उत्तर पद। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, उनका तो रिवीजन हो जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता रही हूँ कि संधि जब भी होगी तो 2 शब्दों में होगी, और 2 शब्द जो 2 शब्द होंगे उसमें जो पहला शब्द होगा वो पहला पद कहलाएगा, चाहे
प्रथम पद कहलाएगा। इन तीनों में से कुछ भी कहला सकता है, लेकिन जो दूसरा पद है उसको हम उत्तर पद भी कह सकते हैं और दूसरा पद भी कह सकते हैं और द्वितीय पद भी कह सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो संधि कहाँ होती है? दो शब्दों के बीच होती है, लेकिन वर्णों में होती है। संधि कहाँ होती है? शब्दों में तो दो शब्दों के बीच होती है, और शब्दों में भी क्या? वर्णों के बीच होती है। ठीक है। अब ये जो माँ है, रमा है शब्द, इस रमा शब्द को जब हम तोड़ेंगे, ये जो रमा शब्द है प्लस ईशा, ये तो हमारा पहला शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द हो गया, या पहला पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया, या प्रथम पद हो गया, तो द्वितीय पद हो गया, या ये पहला पद है तो ये दूसरा पद है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब इस रमा शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो र धन अ, र क्या है? या व्यंजन है, और संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। तो मैंने आप लोगों को वर्ण विचार जब मैं बनाई हूँ वीडियो, उसमें जो है डिटेल से बताई हूँ कि संस्कृत में जो शब्द होते हैं उनका विस्तार कैसे किया जाता है, और जो संस्कृत में स्वर वर्ण है उनकी मात्रा के आधार पर क्या है, और व्यंजन वर्णों का मात्रा के आधार पर उनको अर्धमात्रिक बोलते हैं। ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो पे बता रखी है, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। अच्छे से जानना है तो जानते हैं, अच्छी बात है। तो र क्या है? हमारा व्यंजन वर्ण है, ये अर्धमात्रिक है, तो यानी इसके साथ स्वर वर्ण अ क्या है? जुड़ा हुआ है। फिर ये जो म है ये भी क्या है? व्यंजन वर्ण है। अब इसमें हमारा कौन सा स्वर वर्ण जुड़ा है? आ जुड़ा है। ठीक, अब आता है हमारा ई धन स, और क्या है? हमारा स के साथ अ जुड़ा है। स यहाँ पे व्यंजन वर्ण है, यानी अर्धमात्रिक है, तो इसलिए इसके साथ अ जुड़ा होगा। और जब अ जुड़ा है तो फिर क्या? लास्ट में हमारा विसर्ग जुड़ा है। अब ये जो हमारा दो शब्द है, ये रमा का विस्तार रूप हो गया, ये ईशा का हो गया। रमा भी शब्द है, ईशा भी शब्द है। अब संधि कहाँ होगी ये जान लीजिए। तो हमारी जो संधि होगी, जो पहला पद होगा उसका आखिरी वर्ण चाहिए। कौन सा वर्ण चाहिए? आखिरी। जो पहला पद है उसका आखिरी वर्ण चाहिए, और जो दूसरा पद है उसका कौन सा वर्ण चाहिए? हमें पहला चाहिए। ठीक, संधि वर्णों के बीच होगी, लेकिन कौन कौन से वर्णों के बीच होगी? पहला जो पद होगा उसका जो आखिरी वर्ण होगा उसका वो लेंगे, और जो दूसरा पद है उसका जो पहला वर्ण है वो लेंगे। तो ये आ धन ई हमारा क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए। और ये जो रमा धन ईशा हम पढ़ते हैं तो बन के क्या आता है? हमारा रमेश। ठीक, यहाँ पे देखिए, इस आ को और ई को मिलके क्या बन गया? हमारा ए बन गया है। क्या बन गया है? ए बना है। कैसे बना है? जो पहला पद था उसका अंतिम वर्ण लिया गया है, और जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण लिया गया है, और दोनों जब जुड़े हैं तब भी हमारी संधि है। और आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि संधि जब भी होगी तो पहले पद का आखिरी जो वर्ण होगा वो, और जो दूसरे पद का पहला वर्ण होगा उसी के बीच होगी। ये जो दोनों वर्ण है, जो निकटतम होता है वर्ण, उसी के बीच संधि होती है। दूर होगा तो उसके बीच नहीं होगी। अब जैसे र में जो र और स का नहीं हो सकता, म और स का नहीं हो सकता है, आ और ई का पास पास है, तो इन्हीं वर्णों के बीच होगी। सौ की सीधी बात, जो पहला पद है उसका जो अंतिम वर्ण रहेगा वो, और जो दूसरे पद का पहला वर्ण है वो, इन्हीं दो वर्णों के बीच ही संधि होगी। चाहे वो स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, या हमारी विषय संधि हो। संधि का कोई भी टॉपिक होगा तो पहले पद का हमेशा आखिरी वर्ण रहेगा, और दूसरे पद का हमेशा पहला वर्ण रहेगा। ये बात हमें अपने दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक, तो इतनी बातें आप लोगों को पता चल गई। अब हम जानते हैं कि संधि में, संधि वर्णों के बीच होती है, उसके लिए हमें दो पद चाहिए संधि करने के लिए, जिसमें पहला पद होता है और दूसरा पद होता है। अब हम जानते हैं कि संधि के प्रकार, संस्कृत में संधि के प्रकार। मोटी मोटी बातें तो हम लोग जान गए हैं, आज हम जानेंगे संस्कृत में संधि के प्रकार। ठीक है, आज की वीडियो में आप लोगों को यहीं तक बताऊंगी, क्योंकि ज्यादा इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। और मैं संधि को इस तरह बताऊंगी कि आप यदि एक बार पढ़ लिए तो आप टीजीटी लेवल तक का भी यदि एग्जाम दे रहे हैं तो आप उसको अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग संस्कृत जो आप लोगों को कठिन लगती है, हवा लगती है कि हाँ बहुत कठिन है, बहुत वो है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, समय की बात है, जब हम किसी सब्जेक्ट को समय देते हैं तो वो हमें इजी लगने लगता है। और मैं आप लोगों से ये बात जरूर कह दे रही हूँ कि जो सब्जेक्ट आपको सरल लगता होगा ना, उस सब्जेक्ट को आप सबसे ज्यादा समय देते होंगे, और जो कठिन लगता होगा ना उसको खोलेंगे भी ना तो कठिन दिमाग से बंद करके रख देंगे। क्यों? तो उसको समय नहीं देंगे तो कैसे आपके लिए इजी होगा? अब जैसे कोई काम करते हैं, साइकिल सीखते हैं तो खूब प्रैक्टिस करते हैं, गाड़ी सीखें चाहे स्कूटी सीखें चाहे कुछ भी सीखें, तो हमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद हमें आती है। फिर उसके बाद जो हम जो बिल्कुल 0 कंटी में चलाते हैं तो वाह कितना अच्छा लग रहा है, कितना इजी है, तो बाद में हम कहते हैं, पहले क्या कहते हैं कठिन है। जब उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं तब वो हमारे लिए सरल होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट है उसको यदि कठिन लग रहा है तो आप उसको ज्यादा समय दीजिए, और जो सरल है उसके लिए आप परेशान मत होइए, वो तो आपका मतलब इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, आप उसको ज्यादा समय वैसे ही दे रहे हैं। तो जो कठिन लगता है उसको भी समय दीजिए, तब आपको सरल लगेगा। और संस्कृत को जो मैं सरलतम रूप से बता रही, जो मैंने फेस किया है कहाँ पे, मतलब आप लोगों के जमाने में तो अच्छी बात है कि यूट्यूब आ गया है, कोई ना कोई अपना जो टैलेंट दिखाई रहा है, अपना जो बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है, बता दे रहा है। हम लोगों को ये था कि कोई इस तरह से समझाने वाला मिल जाए, ये चीज यहाँ पे आई कैसे, ये पॉसिबिलिटी थी। लेकिन कह लीजिए मीडिया, जो सोशल मीडिया के जरिए आज हम एक जगह से बैठ के कहीं भी किसी भी बच्चे के माइंड में समझा सकते हैं, वो चीज नहीं थी। तो जिस चीज को मैंने फेस किया है वो सारी चीजें मैं इंक्लूड करके ही आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ पे बच्चे जो है परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग संस्कृत को सरलतम रूप से सीखना तो मेरे साथ जरूर जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी करिएगा, ताकि आप लोगों के अगल बगल जो है वो लोग भी आ जाए। तो संस्कृत में जो संधि के प्रकार हैं कितने हैं? 3 हैं। हिंदी में तो हमारा 2 होता है, एक होता है स्वर संधि, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन संधि, तीसरा होता है हमारा विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। हिंदी में जो ये हमारा विसर्ग संधि है संस्कृत में ये नहीं होता है, सिर्फ स्वर संधि और कौन सा होता है? व्यंजन संधि होता है, 2 ही होता है। तो ये भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, हिंदी में 2 होता है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। लेकिन संस्कृत में जब भी संधि के प्रकार पूछा जाएगा तो हम कितना बताएंगे? 3 बताएंगे। कितना बताएंगे? 3। पहला हमारा हो गया स्वर संधि, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा
व्यंजन संधि, तीसरा हो गया हमारा विसर्ग संधि। ठीक, अब स्वर संधि को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच संधि भी बोलते हैं। क्यों अच बोलते हैं? क्योंकि संस्कृत की जो स्वर वर्ण है उसको हम क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। जो हमारा अ ई उ ऋ क ए ओ अ ए ओ च, जो प्रथम 4 सूत्र है वो हमारा जो है पाणिनि जी ने जो प्रथम 4 सूत्र दिए हैं उसमें हमारे संस्कृत के स्वर वर्ण आते हैं। फिर 5वें सूत्र से 10वें सूत्र तक हमारा क्या आता है? व्यंजन वर्ण आता है। इसको हम क्या बोल देते हैं? हल संधि। क्या बोल देते हैं? व्यंजन संधि को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? हल संधि भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो स्वर संधि पूछे चाहे अर्थ संधि पूछे एक ही बात है। व्यंजन संधि पूछे चाहे हल संधि पूछे एक ही बात है, यानी व्यंजन के बारे में पूछ रहा है। रही बात विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का जो है वर्णमाला के आधार पर नहीं पढ़ा है, इसलिए विसर्ग को विसर्ग संधि नाम से जानते हैं। विसर्ग में क्या है? हमारा विसर्ग रहेगा। अब स्वर संधि कब होगी? जब स्वर वर्णों के बीच होगी। व्यंजन संधि कब होगी? जब व्यंजन वर्णों के बीच होगा। विसर्ग संधि कब होगी? जब हमारा विसर्ग वाला लगा रहेगा वर्ण में। तो तीनों को आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही तक बता रही हूँ, क्योंकि स्वर संधि में 8 प्रकार है और व्यंजन संधि में भी लगभग जो है 5-6 ही है, विसर्ग संधि में भी 4-5 ही है। तो सबके बारे में डीपली जो है हम क्रम वाइज एक एक टॉपिक पे अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वर संधि पढ़ाऊंगी, फिर इसमें रिलेटेड जो भी है, गुण है, यड़ है, दीर्घ है और हमारा जो है वृद्धि संधि है, पूर्व रूप संधि है, पर रूप संधि है और प्रकृति भाव संधि है, सब हमारा स्वर संधि में आता है। तो एक एक टॉपिक, उसका सूत्र, उसकी व्याख्या, उसका एग्जाम्पल, उसका रूल क्या है, सब हम जानेंगे बारीकी से। ठीक, फिर जब इसको पढ़ लेंगे तो व्यंजन संधि पढ़ाऊंगी और फिर लास्ट में हमारा विसर्ग संधि पढ़ाऊंगी। ठीक है, और आप लोगों की जो डिमांड थी संधि पे थी, इसलिए मैंने जो है संज्ञा प्रकरण छोड़ के संधि पढ़ाना उचित समझा, क्योंकि हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षाएं वो भी नजदीक आने वाली है और मैं पढ़ा दूंगी तो कम से कम उन बच्चों को जो है मेरी हेल्प हो जाएगी और जो इधर उधर से जिन बच्चों को कठिन लगती है संधि उनको सरल लगेगी। ठीक है, तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों को इस वीडियो में यदि कमी बेसी लग रहा है तो वो भी बताइएगा। हाँ, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड अभी नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई क्लास में पढ़ाता है ब्लैक बोर्ड पे, मैं भी आप लोगों को वैसे ही पढ़ा रही हूँ। थोड़ी सिचुएशन है क्रिटिकल, लेकिन क्या है, हम उसका जो है सोल्यूशन है अभी ये बोर्ड है। ठीक है, क्योंकि हमें ज्ञान से मतलब है, बोर्ड से मतलब नहीं है, क्योंकि बोर्ड पे भी वही ज्ञान मिलेगा और स्मार्ट जो बोर्ड है चाहे डिजिटल बोर्ड है उस पर भी वही ज्ञान मिलेगा। बस फर्क क्या हमारे समझने का है, तो हमें जो है समझना है सिर्फ। ठीक है, तो जो पढ़ने वाले हैं वो हर सिचुएशन में पढ़ेंगे, मैं तो यही जानती हूँ। जो नहीं पढ़ने वाले हमको कितना भी परफेक्ट करके दे दो, कितना भी बेटर दे दो, बेटर देन बेस्ट दे दो, वो नहीं पढ़ेंगे। तो मेन जो है अपना माइंड सेटअप है। क्या है फॉर्मूला? अपना माइंड सेटअप। हम अपने माइंड को यदि सेट कर लेते कि ये ज्ञान मुझे चाहिए, चाहे वो कॉपी से चाहिए या फिर हमें जो है वीआईपी बुक से मिले। ठीक है, तो सबसे बड़ा ज्यादा जो रोल है हमारे माइंड का ये, हम समझना चाहेंगे तो हर सिचुएशन में समझ लेंगे और नहीं समझना चाहेंगे तो कहीं से भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वीडियो जो लर्न नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए यहीं पे रोक रही हूँ। अगली वीडियो में स्वर संधि से रिलेटेड उसका एक एक टॉपिक, उसके प्रकार, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। तब तक जो आप लोग स्माइल करिए और माइंड को पॉजिटिव रखिए। आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आप लोग आगे बढ़िए। तो मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।